अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका की जो जंग की सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान में इसका जितना किरदार है, वो सब आपके सामने है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उसमें यही सामने आ रहा है कि एक बार जो मशरिक़-ए-वुस्ता, जो अरब ममालिक जिनका एतमाद उठ चुका है अमेरिका से, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर मौजूद था खित्ते के अंदर, और जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है अमेरिकन हवाई अड्डों पे और बाकी तमाम सूरत-ए-हाल पे, और मार्को रूबियो का जो विज़िट है, इस पर ईरान को खदशात हैं। और दूसरा जो जेडी वेंस है, जो कि इस पूरे के पूरे मुज़ाकरात के दरमियान जो है मरकज़े निगाह बने हुए हैं, और सब कुछ उन्हीं के, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको तमाम इख्तियारात दिए हैं, लेकिन इस टाइम पे जो बैठ के नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर जेडी वेंस गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहे हैं, एक तो वो अगले प्रेसिडेंट के लिए खुद को उम्मीदवार जो है वो समझ रहे हैं, और वो अपनी प्रेसिडेंसी का जो सीट है उसको पक्का कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि मैं पासदारान इनकलाब के साथ बैठकर भी तमाम मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, और तुर्की ने इस चीज़ को बिल्कुल यकीन दहानी करवाई, और इसके अलावा कतर की जानिब से ये बड़ी बात सामने आई है, जो जिसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होने के बाद ईरान की जानिब से कोई टोल टैक्स पर बात की गई या टोल टैक्स लगाया गया, उसकी कतर बिल्कुल किसी सूरत भी हिमायत नहीं करेगा। तो ये तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिन पर आज के हम प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मैं आपकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। अ, अभी जेडी वेंस जो हैं, वो तकरीबन तमाम ही मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर तमाम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी पूरा एतमाद जो है वो जेडी वेंस के साथ नेगोशिएशन की टेबल पर बैठकर करता है। लेकिन मार्को रूबियो जब इंडिया जाते हैं, या फिर वो दुबई के विज़िट पर जाते हैं, या वो कहीं और जाते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ट्वीट कर देते हैं जिसकी वजह से नेगोशिएशन की टेबल से ईरान पीछे हट जाता है, और ईरान को रिज़र्वेशंस शो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ डेलिब्रेटली किया जाता है, या फिर जो है वो ये सीरियस है कि अगर 60 डेज़ के अंदर एमओयू साइन होना है और सब कुछ फाइनलाइज़ होना है, तो फिर इनको तो 60 दिन के लिए ऐसी हरकतें, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में जो ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, और जिस तरीके से वो कल जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मिले तो वहां पे उन्होंने ऐसी बातें की, और उन्होंने कोशिश की एक ऐसा इंप्रेशन देने के लिए हमने प्रिवेल किया, हमने ईरान को तबाह बर्बाद किया, और फ्यूचर में भी है हुँ। पोटेंशियल हम दोबारा ये कर सकते हैं। जो ऐसा होगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने फेस सेविंग की है और आगे ऑफ रैम्प एग्जिट चाह रहे थे, और इवन ईरान दोनों चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ से एग्जिट हो। लेकिन ईरान के लिए बेहतर ये है कि दे हैव मच विक्टोरियस डिप्लोमेटिक विक्ट्री उनकी हुई है। अगर एमओयू को हम देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो प्लस में उनके चला गया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का फोकस दो पॉइंट्स पे, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैंने खुलवा दी है और उसके बाद ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन जो खित्ते के अंदर डेवलपमेंट है, जो मिसट्रस्ट है, अभी जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है, मार्को रूबियो रिसेंटली वो खित्ते में आए हुए थे, ही विजिटेड स्पेशली जो तीन ममालिक हैं, जो वो इसमें बहरीन है और यूएई है और उसके साथ एक कुवैत है। अब ये वो तीन ममालिक थे, दे बोर द ब्रंट ऑफ जो ईरानियन हुँ। अटैक्स है, सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा। जी, तो इसलिए मैं बता रहा था कि अभी ये सिचुएशन ऐसी है, तो रियलाइजेशन अभी आई है। देखें कि जो खित्ते के जीसीसी कंट्रीज वो समझते हैं कि अब उन्होंने अपना फ्यूचर देखना है माइनस अमेरिका। अगर आपको याद हो हुँ। 2018 में जब ट्रम्प की पहली हुकूमत थी तो वो गए हुए थे सऊदी अरब, तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था आई आस्क किंग, उन्होंने कहा कि किंग को कहा कि गिव अस मनी। उन्होंने कहा वी आर प्रोटेक्टिंग यू, यू मे नॉट बी देयर विदाउट अस फॉर 2 वीक्स। तो इनकी उस हुँ। वक्त वो भी सोच थी। दैट्स वाई अब उन्होंने रियलाइज किया है कि हमारी जो अपनी डेटरेंस भी कोई नहीं है, अपनी कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, वी कैन नॉट डिपेंडेंट एनी मोर ऑन सिक्योरिटी के लिए, अमेरिका के लिए। सो उसके लिए दे हैव टू एकोमोडेट, ईरान को एकोमोडेट करना होगा, एक नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट या पैक्ट करना और फिर होगा उसमें जो आगे पाकिस्तान का फ्लोट किरदार किया है बड़ा सऊदी। ब्रिगेडियर साहब, उनको समझ तो आ गया कि अब ये लोग हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर खित्ते में कोई है स्टेबलाइज़र के तौर पे, तो उसमें भी पाकिस्तान है। इस वजह से पाकिस्तान की कदर आपको बहुत ज़्यादा सबको हो रही है। बट साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा डिटेल मुज़ाकरात के नोट्स के और वो एमओयूज़ के क्या पॉइंट्स हैं, वो उस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन कर दी। अब दोनों जानिब चीज़ें चल रही हैं।
सफारतकारी भी चल रही है और इस तरह के बयानात भी चल रहे हैं। तो इस पूरे सूरत हाल में कोई जंग बंदी पे आगे अमल दरामद होता, क्योंकि दोनों तरफ इंतहाएं हैं, मुज़ाकरात भी उसी तरीके से हो रहे हैं, सफारतकारी भी उसी तरीके से हो रही है और उसके अगेंस्ट काम करने वाली लॉबीज भी उसी तरह काम कर रही हैं कि किसी तरह ये सब कुछ नाकाम हो जाए। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहबा। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त ये ईरान और इसराइल का मामला अब नहीं रहा, बल्कि पूरे खित्ते के लिए पावर बैलेंस का सवाल बन चुका है। अमेरिका तो खुल कर कह चुका है कि मैंने इसराइल का साथ नहीं छोड़ना, मैंने उसको सपोर्ट करना है। ईरान को देखें, ईरान भी झुकने पर तैयार नहीं है। अब आप गौर करें ना, आज क्या हुआ है, आज आपने हरमस में 3 जहाज़ों को रोका गया है और पासदारा ने इनकलाब ने जो वार्निंग दी, फिर तीनों जहाज़ वापस गए हैं ना। सवाल यह है कि तीनों जहाज़ मुकर्रर रास्तों से हट रहे थे। ये नेवी, ईरानी नेवी ने कहा है, जिस पर उनको वार्निंग दी गई कि हमें तुम्हें शूट करेंगे, जिस पर वो वापस हुए। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अभी भी बात वहीं की वहीं है फ़िज़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जंग वाकई ख़त्म हो गई है या नहीं हुई। इसका क्लियर कट जवाब दूं, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जंग का तरीका कार बदल गया है। अब वो वाली जंग नहीं, बराह रास्त हमलों के साथ नहीं हो रही। अब जंग इंटेलिजेंस, साइबर वार, प्रॉक्सी ग्रुप्स और सफारती महाज ज़्यादा अहम होते जा रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है ये 7 को आप गौर करें ना, ईरान के जो साबिक सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई साहब, उनकी रसूमात जो हैं वो 4 जुलाई को हैं। 7 जुलाई को ताज़ीती तकरीब है और उनकी तदफीन है वो 9 जुलाई को है। तो शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ जाकर ना सिर्फ तदफीन होगा, रसूमात होंगी, बल्कि ये भी बात होगी जो कुछ तिश्तगी रह गई हुई है। सवाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल ने खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, चीन, रशिया, सबको अपनी हिकमत अमली वाज़ेह, सबको पता कि अपनी मुआशरत और अपनी सियासत को हमने कैसे लेकर चलना है। अब बात अय्या हो गई है, लेकिन असल सवाल जंग बंदी नहीं, बल्कि ये है कि एक इलाकाई निज़ाम तश्कील पा रहा है। और अगर ऐसे इस दौर में पाकिस्तान के लिए हमें यह सोचना है कि इस वक्त हमारे लिए मौक़े ज़्यादा हैं या ख़तरात ज़्यादा हैं, तो ये बात मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा जनरल ब्रिगेडियर साहब समझते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जंग का जो अख्ताम है, ये सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज मैं इसको कह सकता हूँ कि सिर्फ ये वक्ती है, या दोबारा बड़ा तसादम आप फिर देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए, मेरा ख्याल व्हाट्सएप तसादुम इसके बाद लाइकली नहीं होगा। लेकिन आपने जिस तरीके से हमने बात की ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी क्या हो रहा है, अब आप देखें कि एमओयू में दिस एक कंडीशन ये रखी गई कि 60 दिन में इसको मैनेज कर सकता है ओमान और ईरान दोनों। तो अब जो ईरान ने अपने कार्ड्स बड़े खूबसूरत खेले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई सिंस हम लोग आफ्टर कर रहे हैं, तो जो शिप जितने भी हैं या जो वहां पे वेसल्स हैं, उन्होंने कहा नदरन रूट से आएंगे। और नदरन रूट्स का मतलब ये था कि वो ईरान के कैशम आइलैंड और जो लरक आइलैंड उसके साथ से गुजरेंगे। बाकी सेंटर में उन्होंने एरिया को माइन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा ओमान वाली साइड से गुजरेंगे नहीं। लेकिन ओमान वाली साइड में खूबसूरती ये हुई, वहां पे अमेरिकन नेवी बैठी है, वहां पे वो उनको लुक आफ्टर कर रही है एरिया को। तो जितने शिप्स हैं जहां से वो कोशिश कर रहे वहां से गुजरे। दैट्स वाई कल एक ड्रोन का स्ट्राइक्स, एक ड्रोन का हमला भी हुआ है। सो अभी ये चाहते हैं ये ऊपर से आए। दैट्स वाई देखें कि कंसर्न है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, सो इट हैज नॉट बिकम वेपनाइज, जो पहले से कंसर्न था कि हथियार के तौर पे, इट हैज बिकम ए चोक पॉइंट। आप समझ ले, इट हैज नो जगलर वेन है फॉर दी जीसीसी कंट्रीज के लिए। ये बंद हो गई, उनकी इकोनॉमी बंद हो गई। अभी सऊदी से यूएई ने तो कोशिश की है, अब वो वेस्ट से निकल जाएंगे, चीजें मैनेज कर जाएंगे, तो बाकी तो फंसे रहेंगे। सो दैट्स वाई मार्को रूबियो ने ये कहा है कि अनकंडीशनल फ्री और फ्री पैसेज होगी, यहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल फी भी नहीं होगी, कोई टोल टैक्स भी नहीं होगा। लेकिन वो मैं कहूँगा आफ्टर 60 डेज के बाद पता चलेगा। वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, डेवलप करना होगा। और आपने ब्रिगेडियर साहब अभी मिसट्रस्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं? सालस तो हम हैं, ग्रंटर तो हम हैं, क्या मुस्तकबिल आप किस तरह देख रहे हैं कि ये चीज़ आगे आगे नहीं बढ़ती तो हमें नुकसान क्या हो सकता है? आप क्या देख रहे हैं कि शाम, लिबनान और इराक के जरिए प्रॉक्सी जंग बढ़ेगी, या इसराइल और ईरान फिर डायरेक्ट आमने सामने जंग का आगाज होगा? तजर्बा क्या कहता है ब्रिगेडियर साहब?
जी हाँ, देखिए अमेरिका भी कभी शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने तो बड़े वाजे कर दिया है, और ईरान ने भी कहा है अगर आइंदा कोई गड़बड़ होती है तो हम स्ट्रेट अवे इसराइल पे स्ट्राइक्स कर देंगे। तो वो पॉसिबिलिटी है। और फिर आपको ये भी पता है इसराइल अमेरिका के सपोर्ट के बगैर एक हफ्ता भी जंग नहीं लड़ सकता है। वो हम्म। रियलिटी है। सो दैट्स वाई अभी एक और मसला है, लेबनान का मसला है, जिस पर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। आज चौथे दिन में बातचीत हो रही है, 5 राउंड उसमें हो चुके हैं। और जहां पे उनके प्रेसिडेंट जोसेफ ओन जो लेबनान के, वो चाहते हैं कि टोटल विड्रॉल ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस। लेकिन इसराइल वहां 10 किलोमीटर अंदर है, बफर इन्होंने क्रिएट कर दिया, वो वहां से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें थ्रेट है हिजबुल्लाह से। सो उस पर बातचीत चल रही, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी आप देखें ना कि जो एमओयू हुआ उसमें लेबनान का जिक्र तो किया गया है, लेकिन उसमें विड्रॉल की बात नहीं की गई है, हिजबुल्लाह की बात नहीं की गई। सो उसमें बहुत सारी चीजें रह गई हैं। बट आप ये देख ले कि ईरान को इसलिए मैं क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने जो आप समझ ले कि लेबनान को पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईरान की सिक्योरिटी बना है। सो दो थ्रेटर्स थे, ईरान का थ्रेटर था, लेबनान का थ्रेटर था, दोनों को उन्होंने मिक्स करके अपनी बात मनवा ली। आप देखिए एमओयू हम्म। में भी शामिल किया और डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी हुई। तो ईरान के उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट्स में है। अभी और यही नॉन बात है कि नेगोशिएबल खलीजी फैक्ट आप ममालिक उसमें जो फॉलो हैं करें। उनको देखना होगा कि अब ईरान को पहले वाली पोजीशन में ईरान नहीं खड़ा। फरवरी से पहले जो पोजीशन थी ईरान की, अब जीसीसी कंट्रीज के जैसे आपने अब उसको ईरान की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दुबई जिसके इसराइल से बड़े करीबी ताल्लुकात है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए, और हमेशा बड़ा एक फ्रूटफुल सी कन्वर्सेशन आपके साथ रहती है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर है। एक तरफ हम महंगाई का रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम बड़ी गाड़ियां जो है वो बरामद करने में भी बहुत ज्यादा आगे हैं, और हम लोग बाहर से जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्टेट बैंक का डेटा जो है वो बता रहा है कि तकरीबन कोई 26 करोड़ डॉलर से ज्यादा जो है ना, वो हम सिर्फ गाड़ियां जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और बड़ी एक्सपेंसिव कार्स इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये बुलंद तरीन सतह पर है। इसके अलावा क्या वाकई जैसे आलमी मार्केट में इंटरनेशनली इस टाइम पर तेल बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, 4 माह की अपनी कोई सबसे कम कीमत जो है ना उस पर मौजूद है। तो क्या इसके समरात जो है वो हम तक पहुंचेंगे, अवाम तक पहुंचेंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट माहिर मुआशिरात मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। आपको वेलकम करेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या पाकिस्तान में अभी तो रिसेंटली 74 रुपए हमें बड़ी खुशी होती है कि एकदम से रिलीफ मिला है। जिस तरीके से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है और अभी सबसे निचली सतह पर है, तो क्या इसमें मजीद पेट्रोल की कीमत में कोई कमी हो सकती है, पेट्रोलियम लेवी में, टैक्सेस में, और आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा? देखें, एक तो आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि रिलीफ मिला है, तो वो पिछले 2-3 महीनों के मुकाबले में अगर हम बात करें तो रिलीफ मिला है। लेकिन अगर हम जब जंग से पहले के हालात थे उसके हिसाब से बात करें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। 275 रुपए जो है वो तेल और डीजल की कीमत थी जनवरी में, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी अमेरिका और ईरान की। अब जो है वो तकरीबन 300 रुपए जो है वो लीटर है पेट्रोल, और 315 रुपए लीटर जो है वो डीजल है। तो जी इसको हम सर। रिलीफ तो नहीं कह सकते। अलबत्ता ये है कि जो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चली गई थी, हमारे यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 425 रुपए पर लीटर को टच करके आई हैं, और इंटरनेशनली $120 पर बैरल तक जो है वो गई थी। तो अब जो है वो उसमें थोड़ा सा ठहराव ठहराव आया है, ये अमेरिका का और ईरान का जो मुआहदा हुआ है उसके बाद। और आज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन $69 पर बैरल भी जो है वो ट्रेड होते हुए देखा गया है, जो खाम तेल हम्म। जिसकी अगर हम बात करें, जो हम गल्फ का यूज कर रहे होते हैं। तो उस सूरत हाल में जो हुकूमत ने आगे रिलीफ दिया है, वो कंपैरेटिवली अभी भी जनवरी के मुकाबले में कम है। ऑल दो के प्राइसेस भी जनवरी की सतह के ऊपर अभी नहीं आई हैं। जनवरी में ज़ाहिर है $60 पर बैरल के ऊपर ट्रेड हो रहा था ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में। अभी भी आज की तारीख में भी $10 पर बैरल जो है वो वहां से ज्यादा है। लेकिन स्टिल जो है ना, मेरे ख्याल में जो रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा था या किया जाना चाहिए, ऐसा मिला नहीं। ताकि हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो सके, एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो अचीव हो सके, जो टारगेट्स उसके रखे गए हैं उसके लिए डेफिनेटली जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बड़ा
मरकजी इसमें किरदार अदा करती हैं। तो उसमें अगर कमी ज़्यादा ना की जाए और पूरे का पूरा रिलीफ आवाम को ना पहुंचाया जाए तो डेफिनेटली इससे दीगर जो माशी अशारिये हैं वो भी मुतासिर होंगे। तो 300 रुपए जो है वो मेरे ख्याल में रिलीफ नहीं है, निस्बतन कम रिलीफ है अगर जनवरी के मुकाबले में देखा जाए। हाँ, अलबत्ता ये है कि मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो ठीक है, इट्स ओके, नॉट बैड नॉट गुड। तो इस ये वाली पोजीशन है। आज की रात की अगर मैं स्पेशली बात करूं जो कीमतें रिवाइज की जाएंगी तो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि हुकूमत के पास 10 से 15 रुपए का मार्जिन अवेलेबल है ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस के जो है वो मजीद आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। और ये रिलीफ अगर अब डीजल के हमको ऊपर रिलीफ दिया दे जाए दिया तो जाए, ये तो ज्यादा आपने बात फायदेमंद कह होगा। दिया। इतना दर्द दिल जो है वो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान के दिल में भी उठ जाए, जहाँ रिलीफ दे सकते हैं वो दे सके। बट साहब, एक तरफ रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, 300 रुपए लीटर, अब चले जंग की सूरत हाल में भी कम किया है, गाड़ियां हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मजीद तेल सस्ता होने की भी बात जैसे अकमल साहब कर रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई बेहतरी की तरफ जा रही है, कोई हमें पॉलिसीज नहीं बनानी पड़ेंगी, कोई टर्निंग पॉइंट है, या अभी उसी तरह लेके सब कुछ चीजें चल रही नहीं, हैं और ये काबिल सिर्फ वक्त से पहले हम जश्न मना रहे हैं? काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहिबा, जश्न की बात नहीं। चौधरी भाई बहुत बड़े माशाल्लाह, मौशत पे इनका पूरी ग्रिप है। आधी बातों से मैं इख्तलाफ करता हूँ और आधी बातें इनकी ठीक है। मिसाल के तौर पर सिर्फ तेल सस्ता होने से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गाड़ियों की दरामदाद, ये सारी बरामदाद, ये सारी यहाँ सस्तियाँ थे महंगियाँ, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन महंगाई पर जो दबाव है कम पड़ता है। सनत को भी कुछ रिलीफ ज़रूर मिलता है अगर पेट्रोल आपका सस्ता हो, डीज़ल आपका सस्ता हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, हुकूमत वाकई गाड़ियों की दरामद और ऑटो सेक्टर में अगर कोई माहौल पैदा करती है तो ये महदूद ऑप्शन और महंगी गाड़ियों का सामना हम जो करने जा रहे हैं, ये बज़ाहिर लग रहा है। लेकिन असल चीज़ है, मैं भाई से चौधरी साहब से जानना चाहता हूं। चौधरी साहब, आप अभी कंपैरिजन कर रहे थे कि जंग शुरू होने से पहले ये पेट्रोल था और अब ये पेट्रोल है, तो मेरा ख्याल है अगर मैं भी कैलकुलेशन करूं तो 34-35 रुपए का फर्क रह गया है जो पीछे है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो मेरी खबर मैंने पिछले प्रोग्राम में दी थी, उसमें तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को 100 रुपए का टास्क दिया था, जिसमें लेवी भी इंक्लूड थी कि आलमी मार्केट को नजर रखते हुए लेवी भी कम की जाए। ये बात भी चल रही है। तो मैं आपसे ये सीधा सा जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि तेल सस्ता हो गया, सस्ती गाड़ियां हो गई, मुआशी इस्तेकाम इससे आ जाएगा, या ग्रोथ साइकिल का आगाज है, ये सिर्फ आर्जी रिलीफ है और आप इसको कुछ अच्छा नहीं समझ रहे? आपकी राय चौधरी साहब। देखिए जी, जहां तक तेल की बात है ना, वो चाहे ज़राअत हो या इंडस्ट्री हो, दोनों में जो बैकबोन, इवन रिहायशी या आम आदमी के इस्तेमाल की भी बात की जाए तो उसमें जो बुनियादी जो चीज़ है वो जैसे आग, पानी, हवा की ज़रूरत होती है, तो आजकल तेल भी जो है ना वो बुनियादी ज़रूरियात में से, यूटिलिटीज़ में से एक है। और ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल का हमारा आइटम है, जो तकरीबन 60 अरब डॉलर की हमारी साल की इम्पोर्ट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तकरीबन 18 अरब डॉलर का तो हम जो है वो सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस नीचे आ रही है तो डेफिनेटली हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर इसका असर होगा। इंपोर्ट बिल जब कम होगा तो उससे ट्रेड डेफिसिट में कमी आएगी, करंट अकाउंट जो है वो थोड़ा सा सेटल होगा, तो हुकूमत को थोड़ा सा फिजिकल स्पेस मिलेगा सहूलत देने का। लोकल अगर बात की जाए तो डेफिनेटली आप देखें कि ट्यूबवेल हो जाए या बिजली हो जाए, ज़राअत की अगर मैं बात करूं, इसी तरह इंडस्ट्री में आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो उनकी बुनियादी जो जरूरत ही तेल और गैस है। तो अगर ये चीज सस्ती होती है तो इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता है बुनियादी जरूरत तेल और गैस है, तो ये दोनों चीजें तो हमें ईरान से मिल सकती हैं और हम ईरान से सस्ती भी ले सकते हैं, हम उनका खामदेश डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गैस पाइपलाइन अपनी, अब जैसे जिस तरीके से मीडिएशन में पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं तो ईरान के साथ अगर हमारी डायरेक्ट ट्रेड होती है तो हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है या हमारा जो बिल बनता है उसमें कितनी कमी वाकई आएगी, कितना पॉजिटिव साइन होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? सस्ती
तवानाई के जो जरिए हैं उनमें डेफिनेटली ईरान से हम फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले तो चलें, ये कहने को था ना कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी। मैं तो ये कहता हूँ कि उस वक्त भी पाकिस्तान में जो ईरानी पेट्रोल या डीजल था वो कश्मीर से लेके कराची तक जो है ना वो मिला के पेट्रोल पंपों में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं था कि वो आ नहीं रहा था। जिस तरह जो है वो चाइना ईरान का पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल कर रहा था, हमारे पास भी स्मगलिंग के रास्ते से आ रहा था। लेकिन जब स्मगल होता है तो फिर उसका जो फायदा है वो चंद एक हाथों में चला जाता है और चंद लोग जो अरबपति हो जाते हैं, बजाय इसके कि उसका जो बेनिफिट है वो प्राइसेस की सूरत में तमाम आवाम को दिया है। अब चले वो हर्डल भी खत्म हो गई है। अमेरिका ने जो है ना वो इजाजत दे दी है उसको, ईरान को तेल और गैस को फरोख्त करने की, तो उससे हमारे यहाँ एनर्जी की प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आएगा। और वंस एनर्जी की प्राइसेस कम हो गई तो हमारे यहाँ बिजली की प्राइसेस भी कम होंगी, हमारे यहाँ गैस की प्राइसेस भी कम होंगी। और यहाँ ये याद रहे कि ये जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसमें मेन जो कंपोनेंट है दैट इज नेचुरल गैस, जिससे यूरिया बनती है, तो ये उसका रॉ मटेरियल है। तो वो सस्ती होगी तो हमारे यहाँ खाद सस्ती होगी और डेफिनेटली उसका एग्रीकल्चर के ऊपर काबिल एहतराम चौधरी साहब, एक वफाकी वजीर से मेरी सुबह बात हुई है, वो कहता है 15,000 गाड़ियां हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो ये तो क्यामत आ जाएगी लाहौर में, फिर क्या होगा पाकिस्तान में? चौधरी साहब देखें, ये इस पॉलिसी से मैं बहरहाल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। गाड़ियां इंपोर्ट करने की पॉलिसी से ऑलरेडी इस वक्त जो है ना वो हुकूमत का तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा है, और उसमें अगर इंपोर्ट गाड़ियां की जाएंगी और बजाय इसके कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को या लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर जो है ना वो एक मनफी असर डालेगा। यह ठीक है कि यहाँ पे IMF की तरफ से बहरहाल दबाव था कि आप जो है वो गाड़ियों की इंपोर्ट पर रिलीफ दें, और मैं ये समझता हूं कि ये इस रिलीफ को फराहम करवाने में IMF का बहुत ज्यादा किरदार है, और उसने फोर्स किया है कि आप जो वो गाड़ियों की इंपोर्ट की परमिशन दें और उसके ऊपर थोड़ी सी आसानियां पैदा करें। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने ये जो इकदाम किया है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी जो गाड़ियां हैं 800 सीसी की, 1000, 1300, 1800 सीसी तक की गाड़ियों के ऊपर भी जो ड्यूटी में कमी की है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है ना बड़ा पॉजिटिव आएगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बड़ी गुड न्यूज दे दी है। आई होप सो कि इसका इम्पैक्ट है। बट सर, अभी सोना जिस तरीके से जिसकी कीमत गिर रही है, और एक तरफ मैं देख रही हूँ ईरानी करेंसी, वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो तो ऐसे लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी है। तो ये बड़ा सोना कंपैरेटिवली उसकी प्राइस गिर रही है और ईरानी करेंसी की कीमत बढ़ रही है। तो एक ईरानी करेंसी की किस आगे वैल्यू क्या देखते हैं जिन लोगों ने अभी ईरानी करेंसी लेके रख ली है? तो उनका कोई फायदा होगा उन्हें? एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं? देखिए, ईरानी करेंसी एक डिफरेंट सिनेरियो है और जो गोल्ड की प्राइसेस है ना वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। इस वक्त गोल्ड या सिल्वर, इवन सिल्वर की प्राइसेस भी सब्सटेंशियली कम हुई हैं। 55 डॉलर पर आउंस के ऊपर आ गई थी। सोना तो $4,000 पर आउंस से भी नीचे आ गया था। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ जो अपनी पीक पे $5,500 पर आउंस के ऊपर भी ट्रेड हुआ है। तो $1,500 की अपने पीक से जो है वो इस वक्त कम प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर चांदी की मैं बात करूं तो वो $115 पर आउंस पे गई थी, जो इस वक्त तकरीबन 58 या $59 पर आउंस के ऊपर आ गई है। अच्छा, यहाँ पे आके ना जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या दूसरे भी लोग हैं उनके सबके तज्जिए बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। जिस तरीके से सोने ने और चांदी ने रिएक्ट किया ना, लोग कहते हैं कि जब जंगी माहौल होता है, जंग का वो सामान हो या जंग के इशारे मिल रहे हो, तो सोना और चांदी या जो सेफ हेवन्स है वो उनकी प्राइसेस में इजाफा होता है। लेकिन हमने ये विटनेस किया कि जी जब जंग चल रही थी तो उन दिनों में जो है वो प्राइसेस सोने की और चांदी की नीचे आना शुरू हो गई थी। इसी तरीके से आजकल भी जो है अगर आप देखें तो तेल के बारे में कहा जाता है कि जी तेल जब सस्ता होता है तो सोना महंगा होता है, तेल महंगा होता है तो सोना सस्ता होता है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ना ये मूव कर रहे होते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो तेल भी सस्ता है और सोना भी सस्ता है। तो ये बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो एक समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की मार्केट, इवन ऑयल की मार्केट जो है ना वो बिहेव कर रही है। मेरे ख्याल में इसमें जो है ना इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े संभल के और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, या जिन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के लिया हुआ था 5, 4, 3 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड या सिल्वर, तो वो तो महफूज है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर चौधरी साहब, मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल है, हुकूमत पाकिस्तान को आखिरी सवाल फिजा एक रह गया था, इजाजत दीजिएगा मुझे, एक सवाल आखिरी रह गया था। काबिल एहतराम चौधरी साहब, मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान को 3 मुआशी फैसले करने के लिए आप कहें जिससे
पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिल सके, वो 3 फैसले चॉइस साहब कौन से करेंगे आप? नंबर 1 तो मैं कहूंगा जी टैक्सेस में जो है ना वो कमी की जाए। नंबर 2 पावर और ये जो एनर्जी की प्राइसेस हैं इनमें कमी की जाए। नंबर 3 टैक्स बेस में जो है ना वो बेशक इजाफा किया जाए। तो अगर हुकूमत टैक्स बेस में इजाफा करती है, टैक्स रेट्स में कमी करती है तो उसका फायदा होगा। इसी तरीके से एनर्जी की प्राइसेस में कमी करती है, बिजली की प्राइसेस में कमी करती है, तो वो भी डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री को और हमारी सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज्यादा चीजें प्रमोट कर रही होंगी। तो इन दोनों चीजों में फौरी तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत को कमी की जरूरत है। अगर ये नीचे आ जाती है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो नीचे गया। आ जाएगा। तो मतलब आपने वही बातें कर दी हैं जिससे डायरेक्ट आवाम को रिलीफ मिले, तो कभी इन बातों पे अमल नहीं करेंगे। बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान के इकोनॉमी और मुआशी हालात बेहतर हो जाए, यही दुआ है। एक ब्रेक पर हमें जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गर्मी भी है और सर्दी भी है और बारिशें भी हैं, और पूरी की पूरा जो टाइम टेबल है वो बदल चुका है। और इस टाइम यूरोप भी पूरा शदीद गर्मी की लपेट में है, और इसमें एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग और बाकी तमाम चीजें बहुत ज्यादा इस पर काम हो भी रहा है इस पर। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत से ऐसे मिशंस हैं जो कि इस पर एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बल्कि आपके पेट्रोल के अंदर से पर लीटर 2 रुपए या 3 रुपए टैक्स जो है वो कार्बन लेवी की मद में काटा जाता है, जो कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के तौर पर लगा जाएगा। तो ये सब चीजें एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो हम बात कर ही रहे हैं। इस टाइम पूरा यूरोप, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं वहां पे तो बहुत सफाई सुथराई है और वहां पर एनवायरनमेंट और फिजा बहुत नीट एंड क्लीन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ही खराब है, लेकिन वो भी इस टाइम शदीद गर्मी की लपेट में। और लंदन से ही हमारे साथ जाहिद नूर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये क्या वजूहात है, क्यों यूरोप एकदम से इतना गर्मी में आ गया। सर हमने तो मतलब यही तरह कभी उनको देखा नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं, जरूरत से ज्यादा गर्मी हो रही है। उन्होंने तो अपने घरों के अंदर एयर कंडीशन और फैंस तक नहीं रखे होते थे, अब वो भी एयर कंडीशन और फैंस खरीदने पर मजबूर है। जी बिल्कुल फिजा, हालिया कुछ बरसों में जो बरतानिया का मौसम है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पिछले साल भी हीट वेव्स आई थी, उससे पिछले साल भी यही सूरत हाल थी। जब 2024 में बरतानिया का पहली बार जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया था, उससे पहले कभी तारीख में नहीं गया था। फिर इस साल अभी जो हीट वेव्स चल रही हैं पिछले 4 दिनों से, उसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ लंदन के एक जो टाउन है हर्टफोर्डशायर, वहाँ पे 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 50 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। और असल में यहाँ पे सबसे बड़ा जो अहम इशू है, यूँ तो वैसे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि 36.1 टेम्परेचर जो है वो इतना कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन उसकी जो फील है वो 50 से भी ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बरतानिया का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घर हैं, इमारतें हैं और उसके साथ साथ जो सड़कें बनाई गई हैं, उनको सर्दी के मौसम के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वो जो उसके लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हीट को अपने अंदर जो है वो जज्ब करता है, फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसकी जो फील है वो टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा होती है। और साथ साथ अहम जो और एक और बड़ा मसला ये है कि टेम्परेचर का यहाँ पे कि एक दिन 16 का टेम्परेचर होता है और दूसरे दिन 35 पे चला जाता है, मतलब एकदम से जंप करता है। और जो लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको अडॉप्ट करने का टाइम भी नहीं देता। और यही वजह है कि बरतानिया में अब से कुछ साल पहले जब गर्मी आती थी, जब गर्म मौसम होता था, तो बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी कि इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा होगा। लोग बाकायदा प्लान करते थे, बारबेक्यू करेंगे, जो है वो साहिल समुंदर पे जाएंगे, डे आउट करेंगे। लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि जब हीट वेव्स की या इस तरह की मौसम की अगर कोई वार्निंग आती है या कोई खबर आती है तो लोगों को परेशानी पड़ जाती है। मतलब वही गर्मी जो कभी रहमत हुआ करती थी बरतानवी शहरियों के लिए, अभी जहमत बनी हुई है। काफ़ी मुश्किल हालात हैं। अगर हम सिर्फ बात करें स्कूल्स की, तो गुज़श्ता रोज़ 2500 से ज़ायद जो स्कूल्स हैं उनको या तो मुकम्मल बंद रखा गया या जुज़वी तौर पे बंद रखा गया। उसके साथ साथ जो ट्रेन सर्विस थी वो भी बुरी तरह मुतासर हुई। और यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है सड़कों पे, जब वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो सड़कें जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं। हमने काफ़ी जगहों पे देखा, लंदन के अंदर के बहुत सारी जगहों पे सड़कें पिघलने के जो वाक़यात हैं वो सामने आए। इसके साथ साथ जो
NHS का सिस्टम था, उसमें जो कूलिंग सिस्टम था वो गुज़श्ता रोज़ फेल हो गया गर्मी की वजह से, और उसके बाद जो MRI और बाकी जो स्कैनर थे वो काम करना छोड़ गए। NHS में भी गुज़श्ता रोज़ हंगामी सूरत हाल थी। आज रात 9 बजे तक ये जो रेड वार्निंग है वो इन प्लेस है। उसके बाद मौसम थोड़ा सा कूल होना शुरू होगा, लेकिन अभी तक जो सूरत सर हाल है, अभी जो सुबह खबरें आ रही हैं थंडरस्टॉर्म भी उसमें था, यही पता बारिश चल रहा है कि अभी वहां पर एयर कंडीशंस और फैंस और ये सब चीजें तक नहीं मिल रही हैं, शॉर्टेज हो गई है, और बल्कि पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारा माल तो अब जा रहा है यूरोप। और वो लोग जो उनको देखे, उन्होंने तो कभी अपने बिल्डिंग्स में इतने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ये कूलिंग और उनमें ये सिस्टम जिस तरह आप बात बता रहे हैं कि वो सर्दियों के लिए बने हैं, वो गर्मियों के लिए तो डिजाइन ही नहीं हुए। 100 साल पुरानी इमारतें हैं और वहां पर AC और फैन वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। और दूसरा ये जो कभी बम बरसा दिए किसी जगह पर, कभी कम कहीं बरसा दिए, कभी किसी रिफाइनरी में आग लगा दी, तो ये हीट और ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा हिस्सा ये यूरोप वालों का भी है। तो अब मिलकर मजा चखें फिर हमारे साथ, हम तो ऑलरेडी गर्मी में है ही। बिल्कुल, देखिए आपकी वो जो आपकी तरफ से वहाँ से जो गर्मी के लिए हाई निकलती थी, लगता है UK के लोगों को, यूरोप के लोगों को भी लग गई है। फ्रांस में तो बहुत तबाही हुई है कि वह सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो फ्रांस है, जहाँ पे 50 से ज़ायद जो लोग हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं गर्मी की वजह से। और बाकी जहाँ तक AC की आपने बात की, यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है, चूँकि जब 100 साल पहले जब बरतानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा था, इमारतें बन रही थी, तो तब जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता था। और यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के सारा सिस्टम जो है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया। घरों में AC जो है वो न होने के बराबर है। अब शाम के औकात में बाहर जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, लेकिन घरों के अंदर वही सूरत हाल रहती है, चूँकि घर जो है वो हीट को सेव करते हैं। अब हीट तो वही दीवारों में मौजूद है, कारपेट्स वहाँ पे मौजूद है, और घर जो है वो ठंडे नहीं होते। अब या तो उनको एयर कंडीशनिंग से ठंडा किया जा सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर जाके मौसम जो है वो कूल डाउन होता है। लेकिन इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि लोग रात को सो भी नहीं सकते, क्योंकि पंखा जो है वो एक हद तक आपको ठंडी हवा देता है, उससे जब दे सकता है। वाह, मतलब बुरे हाल है पाकिस्तान वाली गर्मी वहां पे। बट साहब इसी तरह पाकिस्तान में बैठ के आपको भी उतनी ही गर्मी महसूस हो रही है जितनी सर बता रहे हैं। और दूसरा ये वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके से जलजले आ रहे हैं, और फिलिपाइन में भी अभी जलजला आया है, ये बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा काम इंटरनेशनली इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जी दुरुस्त कह रही हैं फ़िज़ा रियाज साहबा। देखें वेनेजुएला में पहले 7.5 और फिर एक ही मिनट बाद 7.2 आपने देखा होगा, 2 बिल्डिंग्स टकरा रही थी आपस में, और एक बड़ा जलजला, मतलब खौफनाक मनाजर अल्लाह माफ करे हमने देखे हैं। और अभी तक जो सरकारी इतलात है उसमें तकरीबन 700-800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, और 30 से 40 अफराद जो है वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। अब पहली ये मुसद्दका जो बात आई, उसके बाद अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एकदम चेंज आया है जिस तरह बिल्डिंग्स गिरना शुरू हुई हैं। अगर आप गौर करेंगी ना तो 24 घंटों में 47 मकामात पर जल्जले आए हैं, इकट्ठे 47 मकामात पर जल्जले हैं। आपको फिलिपाइन की बात अगर मैं करूं तो 5.2, मैक्सिको 4.9, यूनान 4.9, इंडोनेशिया 4.6, रशिया 4.2, चिली 4.5, अर्जेंटीना 4.5, और मेरे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान तक ये जल्जला आया है। लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा पाकिस्तान महफूज रहा है और पाकिस्तान में कोई जल्जला ऐसा नहीं आया। हम जब होते थे अखबारों में तो तब 2005 का फिजा, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, तब जल्जला पाकिस्तान में आया था 2005 में। उस वक्त मैं, हमारे दोस्त नईम मुस्तफा, आरफ हमीद भट्टी साहब और इमरान शफकत साहब, हम चारों कवर करने गए थे। वहाँ पर हमने जो तबाही बर्बादी देखी थी तो अल्लाह याद आ गया था। एक मकाम था आज़ाद कश्मीर में जबोड़ी में एक 6 कनाल का घर था, उसके अंदर बड़ी VIP किस्म की गाड़ियां खड़ी थी, और वो तमाम फैमिली जो थी वो मैंने गार्डन में देखी बैठी हुई, क्योंकि घर में त्रेड़े आ गई हुई थी, वो अंदर नहीं जा सकते थे। सारा सोना पैसा हर चीज़ घर के अंदर है। घर डिमोलिश नहीं हुआ, घर तड़क गया है, वहीं का वहीं खड़ा है, गाड़ियों के ऊपर ईंटें गिरी हुई हैं, कोई चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता। ये एकदम तब्दीली आ रही है, पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है। लेकिन जाहिद भाई जो है हमारे दोस्त भाई, सीनियर जर्नलिस्ट है, और 2 दहाइयों से ये इंग्लैंड में कर रहे हैं।
सहाफ़त कर रहे हैं, तो आपका एक वसी तजर्बा है जाहिद भाई, आप ज़रा मुझे बताएं ये ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लेशियर पिघलना, ये एकदम चेंजिंग आना, ये जलजले आना, ये मौसमियाती तब्दीली आना, अब पाकिस्तान में मुझे लगता है सर्दी हो जाएगी और आपके मुल्क में गर्मी हो जाएगी और आप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे और मैं और फिज़ा इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे। और साथ दूसरा ये भी बता दीजिएगा आपका एयर कंडीशन का इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में क्या भाव है और पंखे का क्या भाव है? देखिए भट्ट साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ग्लोबल वार्मिंग से कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद एशियाई ममालिक जो हैं वो मुतासर हुए, वहाँ पे सैलाब आ रहे हैं। बरतानिया पे ग्लोबल वार्मिंग का ये जो इम्पैक्ट आया है, देखिए एकदम से मौसम तब्दील हुआ है और बरतानिया चूंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कोप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा ये करें कि जो यहाँ की ट्रेन सर्विस है वो 27 से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाता है तो ट्रेन सर्विस मुतासर हो जाती है, क्योंकि जो पटड़ियाँ हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है और साथ में वो बिजली पे चलती है चूंकि ट्रेन, तो वो बिजली की तारें भी एक्सपैंड होती हैं तो ख़तरनाक हो जाता है, इसलिए ट्रेन सर्विस जो है वो मुतासर होती है। और ये फ़िलहाल जो इस वक्त सूरत हाल, रेड वार्निंग जो यहाँ पे जारी की गई है, मतलब उसका ये मतलब है कि इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा है। हमने गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोगों को गाड़ियों में बेहोश होते हुए देखा। एक कुछ गाड़ियां मोटरवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुकी, उसमें बच्चे थे, तो इमरजेंसी सर्विसेज को उन बच्चों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि ह्यूमिड है और बहुत ज़्यादा तपश है। वैसे तो लोग महसूस नहीं करते, यहाँ पे होता ये था कि जब जैसे गर्म मौसम आता है तो लोग एंजॉय करते हैं, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी लोग कर रहे थे कि उन्होंने सोचा बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, हम धूप लगवाते हैं, लेकिन वो ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो एसी का इस्तेमाल बहुत कम, गाड़ियों में भी कम करते हैं क्योंकि हीट को रहमत के तौर पे लेते हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल उनके लिए बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जहाँ तक आपने एसी की बात की, जो एवरेज एसी है उसके यूनिट की जो प्राइस है वो तकरीबन जो क्या कहते हैं पोर्टेबल है उसकी तकरीबन 300 पाउंड, मतलब उसको 1,20,000 रुपए का एक पोर्टेबल छोटा जो एसी है वो मिलता है। उसी तरह जो फैन है इस वक्त फैन की प्राइस तो जो नॉर्मल थी वो थी कि 20-25 पाउंड का एक छोटा सा जो है वो फैन आपको मिलता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मार्केट में मुकम्मल तौर पे शॉर्ट। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हीट वेव्स बहुत ज्यादा सी आती हैं। मुझे तो आप जिस तरह बता रहे हैं, मुझे लाहौर के अंदर जैसे हीट वेव्स आती है ना वैसे, लेकिन हम चूंकि इस एनवायरनमेंट में रहे हैं सो वी गेट यूज्ड टू इट और उनके लिए ये बड़ा है। बहुत शुक्रिया सर जाहिद साहब आपके वक्त के लिए। और हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। ग्लोबल वार्मिंग पर हम डिस्कशन कर रहे थे, स्टे विद अस। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सीसीडी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, इसकी अभी तक की परफॉर्मेंस क्या है और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब के अंदर क्राइम रेट को कैसे कंट्रोल किया गया है। लेकिन आए दिन बहुत से केसेस ऐसे वुमेन हैरेसमेंट के, रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं और स्पेशली चाइल्ड अब्यूज के। बट साहब अभी आपकी नज़र से भी ये मुंतहा रेप केस गुजरा होगा पूरे, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा किया गया। और आपको पता है ऐसे वाकयात पे या ऐसी चीज़ों पे तो मुख्तलिफ NGOs जो होती हैं और ख़ासतौर पर इंडिया तो चाहता है कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करें इस तरह के जब कोई नाखुशगवार वाकयात होते हैं। तो ओवरऑल 1 साल के अंदर क्या अचीवमेंट रही है CCD की और क्या कुछ किया गया और अभी इस किस्म के चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि दोबारा चाइल्ड अब्यूज के केसेस देखें, काबिल एहतराम फिजा रियाज साहिबा, इसको 2 एंगल से देख लें। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको हम मिनवन वैसे ही कहेंगे कि ये जनाब ये अच्छी हैं, और जो मुनासिब नहीं है चीज़ें उन पर हम तनकीद भी कर लेते हैं। पहली तो बात ये है कि ये मेरा ख्याल है फेब में बनी थी और अब आज जून आ गया है, 1 साल से ज़ायद का अरसा इसको हो गया और अब इनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई है, क्योंकि एंड ऑफ फेब में जब ये बनी थी तो इन्होंने अब रिपोर्ट मंगवाना शुरू की हैं। जो चट्टा साहब के हाथ टेबल पे इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ज़रा बेहतर है, जिससे मोराल अप हो रहा है। मिसाल के तौर पर वो उनका ये दावा है उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फैसलाबाद रीजन है उसमें संगीन जराइम की 91% कमी हुई है, लाहौर रीजन 58% रावलपिंडी 60%, सरगोदा 59%, गुजरांवाला रीजन, सियालकोट, नारोवाल, और ये लंबी डिटेल है 58-59 पे ये भी जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इतनी जराइम में कमी हुई है, कत्ल, रॉबरी और दीगर चीज़ों की, तो ये एक सच तो है कि इस वक्त खौफ है।
एक ज़माना था कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी। इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर पहलवान एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, ये मेरी क्लाशनकोफ है, ना कोई पुछ ना कोई गिच। लेकिन इस वक्त अगर लाहौर का कोई पहलवान है तो वो सीटीडी का एक सिपाही से लेकर उनका सरबराह चट्ठा, ये वाकई पहलवान लाहौर के हैं, जो कि वाकई इस वक्त लाहौर पे एक खौफ तारी है। जिस तरह पहलवानों का, तीफी भट्ट साहब का और दीगर मेरे दोस्तों का हुआ करता था, अब किसी पहलवान का खौफ इस वक्त नहीं है। यहाँ तक सच है, यहाँ तक मेरी बहन बेटियां जो सड़कों पर घूम रही हैं, उनको कुछ छेड़ने से पहले एक दफ़ा बंदा सोचता ज़रूर यह है कि यार मरियम नवाज का फ़ोन ना आ जाए, मरियम नवाज शो मोटर ना ले ले। ये सारी बातें यहाँ तक सच है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख अगर आप देखेंगी तो मावराए आइन कत्ल जो है, एक शख्स का कत्ल इस्लाम में, पूरी इस्लाम में इसको मना किया गया है। ये पूरी मुस्लिम उम्मा का कत्ल है, किसी नाहक शख्स को मार देना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैसे लेके मारे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 अफराद जो है इस वक्त फुल फ्राई हो गया है, 300 से ज़ायद हाफ फ्राई हो गया है, मैं ये सारी बातें नहीं कर रहा। लेकिन कोई ये सिस्टम ये नहीं है। बट सब करे ना, ये क्या टर्म्स हैं, ये क्या चीजें हैं, ये हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बटर कबाब, ये क्या, ये बात करें आप। देखिए, मुझे तो अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे होती तो फिर मैं आपको बताता कि ये हाफ फ्राई क्या होता है और फुल फ्राई क्या होता है। मैंने तो अपनी आंखों से ये चीज़ें थोड़ी सी देखी हुई हैं, उन पर एक्सपीरियंस किया है। हाफ फ्राई बिल्कुल एक बाज़ाब्ता, एक बड़ा सख्त एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए बंदे को हाफ फ्राई किया जाता है। लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जिस तरह आप देखें ना, ये माह रवा, ये जून की बात कर लें, ये 3-4 खवातीन मेरी बेटियों बच्चियों के साथ जिस तरह जो जुल्म ज्यादती हुई है, फौरी इंसाफ उनको मिल गया है। यार ये फौरी इंसाफ कब तक देते रहोगे? क्या कानून में इस्लाहात मैंने लेके आनी है या इस हुकूमत ने लेके आनी है? इस तरह ये निज़ाम, ये अगर 5 साल ये इस तरह मजीद इसी तरह निज़ाम चलता रहा, जहां रेप हो वहां साथी आए छुड़ा के ले जाए, ये खौफ ज़रूर है। लेकिन ये सिस्टम जो है इस तरह मजीद जो है नुकसानदेह होगा। और आखिरी फिक्रा फिजा एक ज़रूर कहूँगा, हमारे लाहौर प्रेस क्लब से सदर है अरशद इंसारी, उसका भाई एक इंस्पेक्टर है, आजकल DSP है। उसने मारे थे 3 अफराद या 5 अफराद। बाद अज़ां वो ये हुआ था कि शहबाज शरीफ CM पंजाब के हुक्म पर हुआ है। तो आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है, खौफ है, क्राइम कम हुआ है। लेकिन अगर ये मुस्तकिल इस तरह चलता रहा ये सिस्टम, तो आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता मरियम नवाज, तो ये CCD, ये चार्जशीट होगी मरियम नवाज के ऊपर, याद रखिएगा। और 80% चार्जशीट में CCD होगा और 20% जो होगा वो साफ सुथरा पंजाब का केस भी खुदा न खास्ता मरियम नवाज के ऊपर ज़रूर लगेगा। लिहाजा इसको देखना चाहिए और इसको एज सुन एज पॉसिबल अब अदालतों की तरफ इसको लेकर फिजा जाना चाहिए। बट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब लेट्स सी आगे, ये तो अब आगे चार्जशीट बनेगी तो फिर ही पता चलेगा। फिलहाल जब वही ख्वाजा आसिफ की बात याद आ गई कि जब इक़्तिदार में होते हैं ये पुलिस वाले आगे होते हैं और जब इक़्तिदार खत्म होता है तो यही पुलिस वाले पीछे होती है। तो मैं भी आई थिंक इसी नोट के साथ ही इस टॉपिक को खत्म करूंगी। लेकिन ये जो दोहरी शरीयत वाला कानून है, जो कि पहले सिर्फ तो था कि जो मिलिट्री के लोग हैं वही दोहरी शरीयत नहीं रख सकते, जजेस पर था। अब ये आगे आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरीके से एक सिविल सर्वेंट का बिल पास हुआ है, तो कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, दोहरी शरीयत एक बार फिर से टॉपिक बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन है। इस पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? फिजा देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कानून साजी ज़रूरत की निशानदही उस वक्त की थी। आज 8 साल बाद अल्लाह पाक की रहमत से ये मामला सॉल्व हो रहे हैं। सवाल ये है, आपको 100 मोटो लेने वाला एक चीफ जस्टिस होते थे, आपको याद होगा साकब निसार साहब। वो आपको पसंद है ये नहीं पसंद मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बहुत सारे उनके पॉइंट के ना 100 मोटो पर इख्तलाफात भी हैं। लेकिन एक 100 मोटो जो है उनका, वो ये वाला 100 मोटो था जिसमें उन्होंने ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान जो है उनको तमाम अफराद की लिस्टें मंगवाई थी कि जनाब सियासतदान जो है वो तो नहल हो जाएगा अगर उसके पास ड्यूल नेशनलिटी है। मिसाल जो आपको बहुत पसंद है, आप कहती है बड़े अच्छे सियासतदान है, फैसल वाफदा की मिसाल दे देता हूँ, वो भी नाहल हुए थे। फिर रहमान मलिक बेनज़ीर साहबा के साथ हुआ करते थे, याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रहमान मलिक साहब भी नाहल हुए थे। अच्छा, सरकारी अफसर ये नहीं नाहल होते, क्यों भाई, क्यों नहीं नाहल होते? ये साकब निसार साहब ने इस पर 100 मोटो लिया। जब लिया तो एक खौफनाक फिगर आया था, 22,022
22,000 सरकारी मुलाजम ड्यूअल नेशनलिटी रखते थे फिजा, जिनमें 11,000 पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक रखते थे, और 21वें 22वें ग्रेड के अफसर वो भी ड्यूअल नेशनलिटी रखते थे। इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ड्यूअल नेशनलिटी थी। लेकिन बाद अज़ा फिर ये मामला सर्दखाने में चला गया और आके कुछ लोगों ने साकब निसार को इस बात पे कन्विंस किया कि जनाब हुजूर अनवर पाकिस्तान के सियासतदान हैं, वो आइन के तहत चलते हैं, और आइन में ये शिक लिखी हुई है कि जो सियासतदान ड्यूअल नेशनलिटी रखेगा, फैसल वाफदा, रहमान मलक समेत फरह नाज इस्फहानी साहिबा, उनको कर दे फारग। बट जो पुलिस अफसर हैं वो नहीं फारग हो सकते, उसकी वजह पैसा यहाँ लाके जिन्होंने इतने बड़े बड़े महल बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, उनको तो कोई पूछ कर ही नहीं सकता है। ये इतने बड़े हैं यहाँ पर पाकिस्तानियों के और ब्यूरोक्रेट्स के, यहाँ पर उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और चाहे वो किसी भी पार्टी में, अब किसी को टारगेट तो नहीं कर रही, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर याशियां कर रहे हैं। और क्या है कि जी उनके माँ बाप वहां पर हैं, कोई आप ठीक कह रही हैं। अगर आप ठीक कह रही हैं तो आज मुझे आपसे मैं सवाल करता हूं कि नया कानून जो आ गया है उसकी तफसील जरा आवाम को बताएं कि अब सरकारी मुलाजम भी उसी तरह फंसेंगे जैसे सियासतदान फंसतेंगे या नहीं? जवाब फिजा रियाज साहिबा। बड़ा ब्यूटीफुली पहले ही बता दिया है कि कैसे सियासतदान जो हैं वो डुअल नेशनलिटी नहीं रख सकते, और अपने गोशवारों में उन्होंने हर चीज डिक्लेयर करनी है, और इवन अपनी बेगमात की भी। तो ये सरकारी अफसरान पर नहीं था, जो बड़े सरकारी अफसरान है। अब हर साल के लिए जो 1 जून से ये नाफिजुल अमल हो चुका है, और ये जो पूरा बिल है सिविल सर्वेंट्स का, उसके मुताबिक जो है उनको हर साल ये डिक्लेयर करना है कि उन्होंने कोई दूसरी कोई नेशनलिटी नहीं रखी, या उन्होंने किसी दूसरी जो उनकी शादी है वो किसी फॉरेन लड़की से तो नहीं हुई या फॉरेन लड़के से तो नहीं हुई। इवन उनके बच्चों के बारे में भी आपने हर साल डिक्लेयर करना है। आपके फॉरेन टूर्स कितने रही हैं, आपने वो चीजें भी हर साल डिक्लेयर करनी है। अगर डिक्लेयर नहीं करते तो 90 डेज के अंदर विदाउट एनी नोटिस आप अपनी नौकरी से फारिग हो जाएंगे। यानी कि ये खुशाइन बात, अब हम समझ लें कि ये कानून पास हो गया है या होना है? जी जी हो चुका है बट साहब, हो चुका है, ये नाफिजुल अमल हो चुका है, ये नाफिजुल अमल का है। और इसके बाद 1 जून से मैं आपको यही तो बता रही हूँ। और लेट्स सी कि इसके बाद जो है वो ये जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं इन पर कितनी ये तलवार लटकती है। नाहली वाली सियासतदानों के लिए तो बड़े बड़े केसेस बना देते हैं। अब लेट्स सी कि अब ये आगे डिटेल्स आएंगी इसकी, तो फिर पता चलेगा 1 साल के बाद। और इसकी बिल की डिटेल आई थिंक आपने सारी सब चीजें बता ही दी हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं व्यूवर्स। थैंक यू सो मच, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।